हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने HTET PYQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम आगे अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज़ 620 फॉर 3 years at 10% पर ईयर, देन व्हाट वुड बी प्रिंसिपल अमाउंट। आपको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे रखा है और हमें रेट गिवन है 10% और टाइम आपके पास में गिवन है 3 ईयर। तो इस क्वेश्चन को देखो, करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 10% रेट है और 3 ईयर टाइम है, तो हम मान के चल लेते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो 1000 है, क्योंकि आप 10 का क्यूब करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपना अमाउंट मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 10 का 10% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है। 10 का अगर आप 10% देखोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 1। दैट मीन्स क्या है कि आपके पास में अमाउंट यहाँ से 1000 है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से निकालोगे 10% के हिसाब से, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 10 में ये जो 1 आया है ये ऐड करोगे, दैट मीन्स 11 हो जाएगा। तो 11 का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपके पास में 1331 होता है। यानी कि अगर ये कब आएगा, जब हम क्या निकालने वाले हैं, 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो हमारे पास अमाउंट आने वाला है। यानी कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ होते और अगर हम 10% की रेट से 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनने वाला है, वो बनेगा हमारे पास 1331, यानी कि 1331 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। कब? जब हमारा ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है तब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास अमाउंट 1000 होता और मुझे 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से कितने रुपए मिलते, 1331 रुपये मिलते। इसका मतलब जो 1331 रुपये है वो मेरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1331, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं 1000 अगर मेरे पास अमाउंट 1000 है और यहाँ से मैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना जानते हो, 10% इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 100, या सिंपली भी आप निकालोगे तो आपके पास में, क्योंकि 10% अगर आप देखोगे यहाँ से 1000 का 10% निकालोगे तो आपके पास में 100 बनेगा। और 3 साल, क्योंकि जो SI होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो तीनों साल आपके पास में जो साधारण ब्याज है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 100 100 100 आपके पास में कितना बन जाएगा, 300। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो भी आपके पास में कितना आएगा, 300 आएगा। यानी कि अगर मेरे पास अमाउंट 1000 है तो 3 साल के बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से जो अमाउंट मिलेगा वो 1331। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से निकालती तो मुझे यहाँ से मेरे पास जो SI आएगा वो कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। अब यहाँ से देखो आप CI और SI के बीच का डिफरेंस देख सकते हो कितना है, 31 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन में मुझे 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 620 दे रखी है, तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँगी, 620 डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 20 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट वुड बी प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 20 को 1000 से, यानी कि मेरे पास अमाउंट ही पूछा और स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, अमाउंट ही माना था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन मैंने माना था। तो मेरी मूल जो धनराशि है वो क्या हो गई, 20 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो आंसर नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इजी है क्योंकि आपको 11 का क्यूब पता होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास 1331 बनेगा, जो कि मेरा CI आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे CI और जो ये आपके पास 3 साल के बाद अमाउंट मिलने वाला है 1331 रुपये है। 1000 आपका स्टार्टिंग में था, मतलब आपके पास 331 रुपये जो है आपका CI हो गया। और अगर आप SI निकालोगे तो 300, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपके पास में, 31, जिसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है 620। यहाँ से आपका एक की वैल्यू आपके पास 20 आने वाली है और आपसे पूछा है मूल वैल्यू, यानी कि 1000 की वैल्यू, जो कि आपके पास में कितनी आ जाएगी, 20,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपके पास, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड आपके पास में 3, 4, 5 दे रखी है। ये आपको पता होना चाहिए 3, 4, 5 जब ये रेशो हमें गिवन है, इसका मतलब ये क्या बनने वाला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है, ठीक है। और किस तरीके से बनेगा, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो 5 रहने वाला है। अब बेस और हाइट आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, लेकिन आपको ट्राइंगल का एरिया यहाँ से क्या निकालोगे, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। अब देखो यहाँ पर आपके पास मैंने ये एक स्क्वायर मान लिया, ठीक है, और इस यहाँ पर मुझे इसके डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है, ए गिवन है। अब मैं मान के चल लेती हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो बी है मेरे पास, ठीक है। तो अगर साइड बी गिवन है तो ये आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के अंदर ये 90 डिग्री होता है, तो ये डायगोनल आपके पास में कितने आने वाला है, अगर आप यहाँ से निकालोगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर, तो यहाँ से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर की ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आने वाली है, यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट इसका हटा दोगे तो यहाँ से ये आपके पास में √2b आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब आपके पास, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल होती है, तो ये जो डायगोनल है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या रहती है, √2a होती है। यानी कि a मतलब साइड जो है स्क्वायर की। अब हमने यहाँ पर साइड क्या मानी है, b मान ली है, तो इसका मतलब ये मेरे पास डायगोनल आ चुका है √2b। अब क्वेश्चन में डायगोनल की वैल्यू क्या गिवन है, a गिवन है, तो मेरे पास साइड आ जाएगी। यहाँ से मैं साइड निकालूंगी तो क्या आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी a/√2 आ जाएगी आपके पास। अब साइड आ गई है तो एरिया आप स्क्वायर का निकाल ही सकते हो। क्या होता है, साइड इंटू साइड, b इंटू बी, यानी कि a/√2 इंटू a/√2, यानी कि क्या बन जाएगी आपके पास a²/2। a²/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या चीज़ सही है। देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है आपके पास में b² - 4ac ये रहता है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों रूट हैं वो रियल तो होंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट रहेंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि ये ग्रेटर देन 0 होता है। अब उसके बाद अगर ये इक्वल टू 0 बन जाए तो दोनों रूट कैसे रहते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, कोई भी रूट हमें रियल रूट नहीं मिलेगा। कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है तो। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे b² - 4ac अगर मेरे पास लेस हो गया तो, क्योंकि हमें पता है हम किसी भी इक्वेशन के जब रूट निकालते हैं तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, -b + (b²- 4ac। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो इमेजनरी वैल्यू बन जाती है, यानी कि उसका कोई रियल रूट हमें नहीं मिलेगा, इमेजनरी में चला जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी सही है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कि लीलावती की जो रचना है वो किस गणितज्ञ ने की थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, भास्कराचार्य सेकंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में, सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में यहाँ पे HCF एलसीएम निकालना है, 2 नंबर आपको गिवन है। HCF और एलसीएम निकालेंगे तो HCF और एलसीएम के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों के फैक्टर बना लेंगे। तो 96 के जब आप फैक्टर बनाओगे यहाँ से तो क्या बनने वाले हैं, तो यहाँ से बनेगा 2⁵ इंटू में 2⁵ इंटू में 3 बन जाएगा। फिर आप 404 के ये फैक्टर तो आप निकाल ही सकते हो। आई होप आपको ये फैक्टर निकालने आते होंगे, ठीक है। किस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से मैं जब डिवाइड करती हूँ 202 बन जाएगा,
2 से फिर डिवाइड करेंगे 101, यानी कि 2 की पावर क्या बनेगी आपके पास में 2 इंटू में 101। अब जब आपको HCF निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो हाईएस्ट फैक्टर आप क्या देख रहे हो, दोनों में जो कॉमन है वो 2 की पावर 2 कॉमन है, यानी कि मेरा HCF कितना होने वाला है 4 होने वाला है। अब यहाँ से हम LCM निकालेंगे। LCM में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो हमें लेना ही है, इसके अलावा जो बच गया वो भी हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो HCF के लिए हम क्या लेके चलेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में, इसके अलावा रिमेनिंग क्या रह गया वो भी ले लेंगे हम 3 इंटू में 101, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो HCF के अलावा जो बच जाता है वो भी हम लेके चलते हैं। तो 2 की पावर 2 तो हम ले ही चुके थे, 3 पावर और बच गई यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया 2 की पावर 5, 3 इंटू में 101। अब 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होती है, 32 इंटू में 3 इंटू 101। एक बार हम इसकी प्लेस वैल्यू को यानी कि इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, 3 इंटू में 6 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब देखो 6 जो है वो 3 ऑप्शन में है, लेकिन हमारा क्योंकि HCF क्या आया था 4 आया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई भी 3 लगातार इवन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो आप 3 इवन मान लिया, फर्स्ट ये मैंने x मान लिया इवन नंबर है, नेक्स्ट क्या आने वाला है x+2 बनेगी, फिर उससे नेक्स्ट क्या आएगी x+4 आपके पास में इवन नंबर बनेगा। अब इसका हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज़ 20। अब इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का हम सम निकालेंगे, तो सम मेरे पास क्या आने वाला है 3x प्लस में 6, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है एवरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका मैं एवरेज निकालूँ तो 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बनेगा x+2 बन जाएगा। अब देखो दोनों में रिलेशन क्या दे रखा है, यानी कि सम तो मेरे पास है 3x + 6 और एवरेज मेरे पास है x+2। अब क्या बोला गया है कि जो सम है ना वो ज़्यादा है किससे, एवरेज से, तो सम ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 28 ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो यहाँ से आप नंबर को एक साइड कर लो और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 30 बन जाएगा, 30 में से आप 6 माइनस करोगे तो 24 बचेगा और इधर से x माइनस होकर 2x बचेगा। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी पड़ेगी। 2x इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा आपके पास में 24, x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास में 12 आ जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर क्या ही आ जाएगा आपके पास में 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज़ 25 and 1, यानी कि अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जो मूलधन है, मूल राशि है और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशियो दे रखा है हमें, तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो आप यही मान के चलो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 25 है और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, ठीक है। तो आप रेट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें जो फॉर्मूला हम जो 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, आपके पास में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यहीं से हम निकाल सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल कितना है 25 है और मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है। तो देखो 1 और 100 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और टाइम यहाँ पर ये कितना रहेगा, 1 ईयर का ही रहेगा रेट, क्योंकि पर ईयर निकलती है। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 25 है, तो 25 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 4%। तो आपके पास रेट जो आ गई वो कितनी आ गई, 4% आ गई। समझ में आया होगा, इजी है, क्योंकि अगर आप यही फॉर्मूला आप 9th-10th में पढ़ते हो और यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 था, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर दिया, 100 आ गया, टाइम 1 ईयर, रेट हमें निकालनी है, प्रिंसिपल आपके पास में 25 है तो 25 नीचे आ जाएगा, तो रेट आपकी कितनी आ गई, 4% आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग,
प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या रहेगा, नोट पूछा है हमें, ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं में आ जाएगा आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का बताना था, तो इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जब होती है तो हम छोटे छोटे स्टेप्स भी लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम सेल्फ पेसिंग भी देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इमीडिएट फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। सरफेस एरिया का रेशो दे रखा है। देखो सरफेस एरिया का रेशो क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² होता है। तो R1 और R2, देखो यहाँ से डायरेक्ट लिखो 4πr1², 4πr2²। क्या रेशो दे रखा है, 4/9 दे रखा है, तो 4π से 4π हट जाएगा। तो R1 और R2 का रेशो क्या आ जाएगा आपके पास में, R1/R2 जो है, यहाँ से देखो ये कितना 4/9 है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2/3 आ जाएगा। यानी कि R1 और R2 का रेशो आपके पास में आ गया 2/3। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशो निकालना है। देखो वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, रेशो जब हम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम में क्या होता है, जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो 4π/3 ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसका मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है, रेडियस का ही क्यूब करना है। तो रेडियस का क्यूब कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का आप क्यूब करोगे तो 8, और 3 का क्यूब करोगे तो 27। यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या आने वाला है, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 8:27। क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया का हमें रेशो दे रखा है, तो यहाँ से आपको अगर पता है सरफेस एरिया में क्या होता है कि देखो ये चीज़ कैंसिल आउट होने वाली है। जब हमें रेशो पूछा है तो सिंपल सा यहाँ से रेडियस का रेशो आने वाला है, और स्क्वायर है तो रेडियस क्या बनने वाली है, क्योंकि ये 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 2:3 बन जाएगा आपके पास में रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास में वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो वॉल्यूम हमें पता है क्यूब होती है रेडियस, क्योंकि 4/3 ये तो कैंसिल आउट होने वाला ही है। आप रेडियस का डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए, तो आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 बनेगा, और 3 का क्यूब करोगे तो 7 बन जाएगा। तो 8:27 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड लास्ट 3 नंबर इज 35, देन द 6th नंबर इज इक्वल टू। अब देखो एक तो तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर लो कि एवरेज दे रखा है 9 नंबर का, तो आप 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ये तो बेसिक आपके पास में तरीका हो गया क्या निकालने का, नंबर निकालने का। लेकिन एक तरीका और क्या है मेरे पास निकालने का। देखो एवरेज जो है मेरे पास 9 नंबर का कितना है, 30 है। 5 नंबर का एवरेज मेरे पास कितना है, 25 है। अब देखो 25 जो है ना, 25 30 से कितना कम है, 5 कम है। यानी कि हर नंबर, अगर मैं देखूँ ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, तो हर नंबर से कितना कितना कम हुआ, एक नंबर से 5 कम हो रहा है, तो 5 नंबर से कितना कम हो गया, माइनस का 25 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद देखो 3 नंबर जो है उनका एवरेज ज़्यादा है, किससे, 30 से। कितना ज़्यादा है, 5 ही ज़्यादा है। इसका मतलब बाकी के जो 3 नंबर है वो 5 एक्स्ट्रा लेके गए हैं, तो इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा लेके गए होंगे, 15 एक्स्ट्रा लेके चले गए एवरेज से। और ये क्योंकि एवरेज से 5 कम था, इसका मतलब 5 नंबर एवरेज से कितना कम लेके गए हैं, 25 कम लेके गए हैं। और ये 3 नंबर एवरेज से कितना ज़्यादा ले गए, 5 ज़्यादा लेके गए हैं। मतलब टोटल ओवरऑल ये कितना ज़्यादा लेके गए हैं, 15 ज़्यादा लेके गए हैं। तो अब देखो माइनस का 25 है और ये 15 हो गया, तो यहाँ से आपके पास में कितना बचा, अभी भी माइनस का 10 बचा। इसका मतलब क्या आया कि जो मेरा 6th नंबर होगा ना, वो 6th नंबर जो है एक ऐसा नंबर होगा जो एवरेज तो लेके ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर की ओवरऑल एवरेज कितनी है, 30। यानी कि जो 6th नंबर आएगा वो 30 तो लेके ही आएगा, लेकिन ये क्योंकि माइनस का 10 है, इसको भी तो बैलेंस करेगा ना, इसलिए वो प्लस का 10 और लेके आएगा। यानी कि आपके पास जो 6th नंबर है वो क्या आने वाला है, 6th नंबर आपके पास में 40 आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि 9 नंबर का एवरेज आपके पास में 30 है, फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज 25 है, और लास्ट 3 मतलब 25 जो है वो 30 से 5 कम है। यानी कि 5 नंबर का 5 कम करोगे तो आपके पास एक तरीके से 25 कम हो गया, माइनस में चला गया। और
3 नंबर 5 ज़्यादा लेके जाते हैं, यानी कि 3 नंबर का क्या हो गया 15 प्लस हुआ, लेकिन आपको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, यानी कि एक ऐसा नंबर लेके आना है जो क्या करे, एवरेज तो लेके ही आए, ठीक है भाई, तभी तो हमारे पास एवरेज ओवरऑल 30 बन पाएगी कि वो एवरेज तो लेके ही आए, लेकिन ये जो माइनस में 30 जा रहा है इसको, माइनस में जो 10 जा रहा है इसको भी वो बैलेंस करे, तो इसलिए हमें +10 और करना पड़ेगा। तो आपके पास में जो 6 नंबर है वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ कोन इज 16 एंड द बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। आपके पास में कोन गिवन है, ठीक है, इस तरीके से ये कोन गिवन है, इसकी आपको हाइट गिवन है, हाइट गिवन दे रखी है आपके पास में 16 और रेडियस गिवन है आपके पास में 12। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड भी निकालना है। अब कौन जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल क्या होती है, ये स्लांट हाइट होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें एल कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो एल निकालेंगे हम कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ से जब आप पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये बनेगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि आपके पास में तो एल स्क्वायर आपके पास में क्या रहेगा 16 स्क्वायर 12 स्क्वायर 256 प्लस 144 करोगे तो ये 400 बनेगा, और L की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब L आ गया तो आप पाई आर L निकाल दीजिए, ठीक है। तो पाई यहाँ पे आपको गिवन है कितना यूज़ करना है 3.14 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी लेके चलनी है आपको, R दे रखा है आपको 12, और यहाँ से L कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया। तो अब आप इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये बनेगा आपके पास में 240 मल्टीप्लाई में 3.14, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आने वाला है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपके पास में क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस में हम क्या लेके चलते हैं, टोटल में हम लेके चलते हैं कि ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था इसके अंदर हम ये जो नीचे सर्किल बन रहा है इस सर्किल का एरिया और ऐड करते हैं, यानी कि आपके पास में पाई आर एल प्लस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास में क्या बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू और निकालनी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, वही आपके पास में क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर आप निकाल लोगे, आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। देखो तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन में अगर लास्ट डिजिट अलग अलग होते तो हम ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ से आप क्या निकालोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ से पाई और आर कितना है आपके पास में 12 × 12। तो जब आप यहाँ से निकालोगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होने वाला है। इसको आपको देखो थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट होते तो हम ऑप्शन से कर सकते थे, इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लगभग सेम से ही है, सब में यूनिट प्लेस जो है वो सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।